फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता लुच मोंतानिये का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मैसेज में वे कहते दिखते हैं कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के कारण वायरस के नए वेरिएंट पैदा हो रहे हैं। इसी दावे का सच बताने के लिए लंदन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स की इस कड़ी में सैन फ्रांसिस्को से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैक्सीन एक्सपर्ट और वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर उज्ज्वल राठौर। वे करीब 10 सालों से विभिन्न प्रकार के ह्यूमन पैथोजेनिक वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं और फिलहाल कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। सुनिए डॉक्टर उज्ज्वल राठौर को। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उज्ज्वल राठौर है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में काम करने वाला एक वायरोलॉजिस्ट हूँ। आज सुबह सुबह मुझे इंडिया से मेरी बहन का फ़ोन आया और उसने मुझसे पूछा, भाई कल से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिनमें लिखा है कि एक नोबेल विजेता जिनका नाम बहुत मुश्किल लेना, ल्यूक मोंटेनिये, उन्होंने ये बोला है कि कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने से एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट हो जाता है और उस प्रोसेस से वैक्सीन लगवाए हुए लोगों में कोविड-19 की वजह से मरने की संभावना बढ़ जाती है। और उनका ये भी कहना है, उन नोबेल विजेता का ये भी कहना है कि अगर आप महामारी के टाइम पे कोविड-19 की वैक्सीन लगवाएंगे तो आप नए वायरस के म्यूटेंट या वेरिएंट बनाने का प्रोसेस फास्ट कर देते हैं, तो महामारी के टाइम पर वैक्सीनेशन करना बहुत ही गलत आइडिया है। तो इसमें कुछ सच्चाई है क्या, और ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट क्या होता है? तो चलिए मेरी बहन के लिए और आप सबके लिए आज ये समझते हैं कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट क्या होता है और जो ये व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है नोबेल विजेता क्या, इसमें क्या कोई सच्चाई है? जो लोग जल्दी में हैं उनके लिए शुरू में बता देता हूँ कि इस व्हाट्सएप मैसेज में कही गई बातें गलत हैं, भ्रामक हैं और वो वैक्सीन्स के बारे में अफवाह फैलाने की एक कोशिश हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो आप आगे का वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले रिवाइज़ करते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन्स में या तो मरा हुआ वायरस होता है या फिर वायरस का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो आपके शरीर में डाला जाता है और आपका शरीर उस मरे हुए वायरस को देखकर ये समझता है कि शायद जिंदा वायरस आ गया है और उससे लड़ने की तैयारी कर लेता है। और वायरस से लड़ने के लिए आपका शरीर एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का हिस्सा हैं जो वायरस को पकड़ लेती हैं आकर और वायरस को इन्फेक्शन करने से रोकती हैं। लेकिन कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसी भी बनती हैं शरीर में कई बार जो वायरस को पकड़ तो लेती हैं लेकिन उसको इन्फेक्शन करने से नहीं रोक पाती, सेल्स के अंदर घुसने से नहीं रोक पाती, बल्कि वो उसको पकड़ के कभी कभी ऐसा करती हैं कि उससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट बोलते हैं, मतलब कि ऐसी एंटीबॉडीज़ बनना जो इन्फेक्शन कम करने की बजाय इन्फेक्शन बढ़ा दें। और कई बीमारियों के केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट यानी कि एंटीबॉडीज से उल्टा काम होना, नुकसान होना जो है वो होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 1960 में मीज़ल्स की वैक्सीन बनाई गई और ये देखा गया कि जिनको वो वैक्सीन लगी है, जिन बच्चों को वैक्सीन लगी है, उन बच्चों में मीज़ल्स के सिम्टम और ज़्यादा सिवियर हो रहे हैं। ऐसे ही एक रेस्पिरेटरी सिंक्शियल वायरस होता है। 1960 में उस वायरस की भी जब वैक्सीन बनाने की कोशिश की गई तो ये देखने को मिला कि जब आप वो वैक्सीन बच्चों में डाल रहे हैं तो उन बच्चों को जिनको वैक्सीन लगी है उनको अगर बीमारी होती है तो उनको और ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, उनके लंग्स में और ज़्यादा डैमेज होता है। तो कई सारी बीमारियों के केस में देखा गया है कि ये ADE होना पॉसिबल है, लेकिन कोविड के केस में क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है ये आज हम समझेंगे। तो जब मीज़ल्स और RSV के केस में देखा गया कि वैक्सीन से उल्टा काम हो रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, ख़राब हो रहा है, तो इन वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल रोक दिया गया। ये वैक्सीन और लोगों को नहीं लगाई गई और इस वैक्सीन की डेवलपमेंट वहीं पर बंद कर दी गई और वैक्सीन बनाने के नए तरीके ढूंढने की कोशिश होने लगी इन बीमारियों के लिए। डेंगू वायरस की आज तक सक्सेसफुल वैक्सीन ना बन पाने का कारण भी एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट ही है। मतलब ये कि डेंगू वायरस के लगभग 4 अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं और ये देखा गया है कि लोगों को अगर किसी एक प्रकार से इन्फेक्शन होता है और उसके कुछ समय बाद दूसरे प्रकार से इन्फेक्शन हो जाए तो जो एंटीबॉडीज़ पहले प्रकार के खिलाफ बनी हैं वो एंटीबॉडी दूसरे प्रकार को नहीं रोक पाती बल्कि उसका इन्फेक्शन बढ़ा देती हैं। तो
मतलब आपको पहला डेंगू का इन्फेक्शन हुआ, उसमें एंटीबॉडी बनी, वो एंटीबॉडी आगे आपका बचाव नहीं कर रही हैं बल्कि नुकसान कर रही हैं और सिम्टम्स को सीरियस बना रही हैं। इसी वजह से आज तक डेंगू की भी वैक्सीन नहीं बन पाई है। अब आप मुझे बोलेंगे कि डेंगू वेंगी छोड़ो, ये बताओ कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने से जो एंटीबॉडी बनती हैं उनसे क्या बीमारी बढ़ सकती है, और कैसे पता चलेगा कि उससे बीमारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी जो कोरोना की वैक्सीन लगाई है उसकी एंटीबॉडी से। तो इसके लिए समझना होगा कि वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है। वैक्सीन्स को सबसे पहले बनाने के बाद सबसे लैब में टेस्ट किया जाता है। लैब में आप उनको इंसान के सेल्स पे डालते हैं और देखते हैं कि आप वायरस का इन्फेक्शन रोक पा रहे हैं क्या उस वैक्सीन से। फिर दूसरा स्टेप होता है कि वो वैक्सीन जानवरों में टेस्ट करना। जानवरों में कैसे टेस्ट होती है कि पहले आप चूहों पे टेस्ट करेंगे और चूहों में वैक्सीन डालेंगे और चूहे एंटीबॉडी बनाएंगे। अब आप उन चूहों को वायरस से इन्फेक्ट करेंगे। तो अगर ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट मतलब एंटीबॉडी से नुकसान होता तो पहले या तो हमें चूहों में दिखता, चूहों में टेस्ट किया गया था, इसके लिए साइंटिस्ट ने टेस्ट किया था। फिर यही चीज़ बंदरों में टेस्ट की कि वैक्सीन लगाने के बाद में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बंदरों में बीमारी जो है कोरोना वायरस की बीमारी ज़्यादा सीरियस हो रही है। तो बंदरों में भी ऐसा नहीं पाया गया। जब छोटे जानवरों में, बंदरों में, इन सब में वैक्सीन को सेफ़ पाया गया तो उसके बाद इंसानों के फेज़ 1 ट्रायल स्टार्ट हुए जिसमें हम सेफ्टी टेस्ट करते हैं कि वैक्सीन कितनी सेफ़ है। वो थोड़े से लोगों में करते हैं, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं पाई गई। फिर फेज़ 2 ट्रायल हुए, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं पाई गई। फिर फेज़ 3 ट्रायल हुए जो कि 30-40 हज़ार लोगों पे हुए, और इन 30-40 हज़ार लोगों पे जो ये टेस्ट हुए उनमें दिखाई दिया कि जिनको वैक्सीन लगी है कोरोना वायरस की उनको इन्फेक्शन जो है वो कम हो रहा है, उनमें डेथ्स बहुत ज़्यादा कम हो जा रही हैं। तो अगर एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, एंटीबॉडी से नुकसान होता तो पहले हमें उन लोगों में दिखता। चलिए अब उनको भी छोड़ दीजिए जिनके ऊपर हमने वैक्सीन टेस्ट की हैं। अब तो ये देखिए ना कि दुनिया में कितने लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। टोटल कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी दुनिया में 1.7 बिलियन डोजेज़ लोगों के हाथों में जा चुकी हैं। इसको अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो 170 करोड़ खुराक लग चुकी हैं लोगों को, 170 करोड़। और अभी तक हमें कहीं नहीं दिखाई दिया कि ये एंटीबॉडी से नुकसान होता हुआ इस चीज़ का। पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट इसको स्टडी कर रहे हैं। नोबेल विजेता के इस व्हाट्सएप मैसेज में ये क्लेम किया गया है कि जिन भी देशों में वैक्सीन ज़्यादा लग रही है वहाँ पर लोगों की अचानक से मौत ज़्यादा होना शुरू हो गई है या म्यूटेंट्स वायरस के ज़्यादा बन रहे हैं। बट असली डाटा बिल्कुल इससे उल्टा है। जिन भी देशों में 40 से 50% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई है, आप देखेंगे वहाँ पर इन्फेक्शंस बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। चाहे आप यूके का एग्जाम्पल ले लें, चाहे इज़राइल का एग्जाम्पल ले लें, चाहे यूएस का एग्जाम्पल ले लें। यूएस में आज लगभग उनके देश की 12 साल से ऊपर की 50% पॉपुलेशन को दोनों डोज मिल चुकी हैं। और आप देखिए कि वहाँ पे तो इन्फेक्शन बिल्कुल कम आ रहे हैं, डेथ्स बिल्कुल कम होती जा रही हैं। और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि 70-80% को हम वैक्सीनेशन लगवा दें ताकि ये महामारी रुक जाए। तो अगर ऐसी कोई बात होती कि वैक्सीन लगवाने से लोग मर जाएंगे या उससे नुकसान होगा तो कौन देश ऐसा कर रहा होता, आप बताइए। अच्छा, इस व्हाट्सएप मैसेज में एक और दावा किया गया है कि जो वायरस के नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, म्यूटेंट्स आ रहे हैं, वो वैक्सीन्स की वजह से आ रहे हैं। अब आप सोचिए वेरिएंट और म्यूटेंट क्या होते हैं। जब एक वायरस 1 से अपनी 2 कॉपी बनाता है, 2 से 4, 4 से 8 बनाता है, तो हर बार उसकी अपनी कॉपी बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, उससे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो उसकी वजह से वायरस का जो आरएनए है थोड़ा सा बदल जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि म्यूटेंट बन गए। और म्यूटेंट जितनी बार वायरस अपनी कॉपी बनाएगा, जितनी ज़्यादा इन्फेक्शन फैलेगा, उतनी ज़्यादा वायरस के म्यूटेंट्स बनेंगे। तो अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आपको इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाएगा, आपको दूसरे का फैलाने का चांस कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वायरस जो है उसको अपने बच्चे पैदा करने का, ज़्यादा वायरस बनाने का उतना मौका नहीं है उसके पास। तो जितनी लोगों को वैक्सीन लगी होगी उतने कम म्यूटेंट बनेंगे, उतने कम वेरिएंट बनेंगे। अच्छा, इस व्हाट्सएप मैसेज में और भी बहुत गलत डेटा दिया गया है। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि आप देखिए कि जिस भी देश में वैक्सीन लगनी शुरू हुई वहाँ पे वेरिएंट्स आने शुरू हो गए। जैसे यूके का एग्जांपल दे रहे हैं कि यूके में दिसंबर में वैक्सीन लगनी शुरू हुई और यूके में एक नया स्ट्रेन हमें मिल गया, वायरस का नया वेरिएंट मिल गया, B1.1.7 जिसको हम बोलते हैं, यूके वेरिएंट भी बोलते हैं कई लोग, यूके में आइडेंटिफाई हुआ था क्योंकि। तो बात है कि यूके में वैक्सीन लगनी शुरू हुई दिसंबर में और वेरिएंट यूके में आ गया था सितंबर में। वैक्सीन उसके 4 महीने बाद शुरू हुई और वैक्सीन आने के बाद से यूके में इन्फेक्शंस एकदम घट गए हैं। तो जब इन्फेक्शंस ही एकदम घट गए हैं तो नए म्यूटेंट, नए वेरिएंट आने का चांस कम हो रहा है।
तो लेकिन जो ये अफवाह फैलाने वाले लोग हैं ना, ये हर बात को ऐसे घुमा देते हैं कि किसी को भी कंफ्यूज कर दें। अच्छा, इस बारे में एक बहुत अच्छा सवाल ये है कि ठीक है, वैक्सीन अभी तो काम कर रही है, वैक्सीन से जो एंटीबॉडी बनती हैं वो हमें बीमारी से बचाती हैं, बीमारी बढ़ाती नहीं है, हम समझ गए ये बात। लेकिन वायरस तो चेंज हो रहा है, बदल रहा है, उसके म्यूटेंट आ रहे हैं, वेरिएंट आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या कल को कोई नया वेरिएंट आए और जो अभी वाली वैक्सीन है उससे जो एंटीबॉडी बन रही हैं वो उस वेरिएंट का इन्फेक्शन बढ़ा दें घटाने की बजाय, तो तब तो दिक्कत हो जाएगी। तब तो जो व्हाट्सएप मैसेज में लिखा है वो सच हो सकता है। तो इसका जवाब ये है कि पिछले 1 साल से 1.5 साल से लोगों को वैक्सीन लगनी है क्लिनिकल ट्रायल्स में, और उनमें लगने वाले कुछ लोगों को इन्फेक्शन भी हुआ है आगे चल के। तो लेकिन ये देखा गया है जिनको भी वैक्सीन लगी हैं उनका इन्फेक्शन बहुत ही हल्का रहता है ज़्यादातर लोगों का। और ऐसा नहीं होता कि जिनको वैक्सीन लगी है तो अब वेरिएंट आ गए हैं तो जब उनको इन्फेक्शन हो रहा है तो उनको ज़्यादा सीरियस सिम्टम हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। और हमारे पास अब लाखों लोगों का डेटा है, आंकड़ा है इस बारे में। और ये भी देखिए कि जैसे डेंगू के केस में होता है कि किसी को पहले इन्फेक्शन हो और दोबारा डेंगू के किसी दूसरे वेरिएंट से इन्फेक्शन हो जाए तो उसका डेंगू ज़्यादा सीरियस होता है अक्सर। लेकिन कोरोना के केस में ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर आपको पहली बार इन्फेक्शन हुआ है और आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन गई हैं और जब दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है तो दूसरा इन्फेक्शन पहले वाले से थोड़ा कम सिम्टम ही देके जाता है। और तो इससे भी हमें पता चलता है कि कोरोना के केस में ये एंटीबॉडी से परेशानी होने वाली बात जो है उसका कोई आधार नहीं है, और इसलिए ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं उनको इग्नोर कर दीजिए। पता है ये सब सुनकर मेरी बहन मुझसे क्या पूछेगी, वो बोलेगी कि पता है तू वायरोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है, लेकिन जो ये बात बोल रहा है कि वैक्सीन से नुकसान हो सकता है वो भी तो नोबेल विजेता है, तुझे तो नोबेल प्राइज़ भी नहीं मिला है, हम उसकी बात माने कि तेरी बात माने। तो मैं आपको बोलूँगा कि जो ये नोबेल विजेता हैं ये काफ़ी बुज़ुर्ग आदमी है, 88 ईयर्स ओल्ड, और इन्होंने 2010 के बाद से रिसर्च करना छोड़ दिया है, साइंस करना छोड़ दिया है। और ये 2010 से ऐसी काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं जिनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, जिनका सेंस नहीं बनता बिल्कुल भी। और जितने भी वैज्ञानिक हैं वो आजकल इनकी बातों पे बिल्कुल ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के बात करते हैं और बहुत बार अक्सर गलत बातें करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि हमेशा ये देखिए कि उस फील्ड के जो ज़्यादातर एक्सपर्ट हैं उन सब का क्या कहना है। कोई एक आध आदमी तो रास्ते से भटक कर गलत बात भी कर सकता है, बट आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछेंगे जो आज की डेट में रिसर्च कर रहा है वो आपको यही बताएगा कि जो भी बातें ये नोबेल प्राइज़ विजेता कह रहे हैं ये सारी गलत हैं। तो कन्फ्यूजिंग है, लेकिन प्लीज़ जो सरकार बोल रही है, जो इतने सारे देश वैक्सीन लगवा रहे हैं अपने सब नागरिकों को, खुद को लगवा रहे हैं लोग, सारे देशों के बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब ने वैक्सीन लगवाई है, सब साइंटिस्ट ने वैक्सीन लगवाई है। मैंने जनवरी में वैक्सीन लगवाई थी, अभी आपके सामने फिट एंड फाइन हूँ, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और किसी एक आदमी के फिट होने की बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग दुनिया भर में 170 करोड़ खुराक वैक्सीन की लगाई जा चुकी हैं लोगों को। और अगर वैक्सीन से कोई भी बहुत बड़ा नुकसान या साइड इफ़ेक्ट होता तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हर साइड इफ़ेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, परखते हैं। एक एक केस में अगर गड़बड़ होती है तो उसको बहुत ध्यान से लिख के रखते हैं। तो कहीं तो हमें ये देखने को मिलता, व्हाट्सएप से पता नहीं करना पड़ता है ना, कहीं से तो सही सोर्स से, सरकारों से पता चलती है बात। तो अफवाहें हैं, अफवाहें फैल रही हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए। कोई और अफवाह आपके सामने ऐसे आती है जो आपको कंफ्यूज करती है तो मुझे बताइए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। और कोई अगर जेन्युइनली आगे चल के हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत पता चलती है वैक्सीन, दवाई के साथ में, तो ये यकीन मानिए कि बहुत सारे साइंटिस्ट सामने आएंगे और आपको बताएंगे कि जेन्युइनली ये प्रॉब्लम है, तो मत लीजिए।